हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मूविंग कोयल या मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर या सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। बेसिकली ये सब चीज़ एक ही चीज़ है। इसके अंदर क्या हुआ है कि एक कोयल है वो मूव कर सकते हैं इनसाइड ए मैग्नेट, और उसके बाद हम लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या हुआ है? तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है या आप बोल सकते एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो किसी भी सर्किट के अंदर जो छोटा करंट है यानी बहुत स्मॉल करंट है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। बहुत बड़ा करंट हमसे मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ हमसे क्या कर सकते हैं, एक छोटा करंट मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंस ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्मॉल वैल्यूज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। बेसिकली हम उसके हेल्प से यही बतावें कि गिवन सर्किट में कहीं करंट है या नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर रेंज के आपके पास जो गैल्वेनोमीटर होंगे वो माइक्रो एम्पियर रेंज के होंगे, और यदि हमें करंट को मेज़र करना है बड़ी वैल्यूज़ को तो हम उसको मॉडिफाई करके एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वोल्टेज मेज़र करना है तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो आगे का काम है। सबसे पहला हमारा काम है कि मूविंग कोयल्स के बारे में पढ़ा जाए, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा जाए। तो मूविंग कोयल्स होती क्या है, ये मूविंग कोयल्स गैल्वेनोमीटर होते क्या है, तो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, होते क्या हैं, उसको तो अभी हम फिगर तो बता ही देंगे। उसके अंदर क्या, एक कोयल को सस्पेंड कर दें बिटवीन द सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। सिलेंड्रिकल कर्व्ड मैग्नेट्स जो हैं उनके अंदर क्या कर दें हम, एक कोयल को सस्पेंड कर दें, एक सस्पेंशन होगा, लटका दिया जाएगा उसको। ठीक है, और जैसे हम उसको ऐसा लटकाएंगे तो और उसके अंदर से करंट पास करेंगे, तो जैसे ही करंट पास होगा वो क्या करेगा, एक टॉर्क फील करेगा। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो प्रिंसिपल तो आप बता देंगे कि ए लूप, करंट लूप प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फील इन ए टॉर्क। तो एक करंट लूप को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक टॉर्क फील करे, ये इसका प्रिंसिपल है। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह बताना चाह रहे तो बता देंगे कि एक कोयल ऑफ मल्टी लूप्स, एक ऐसी कोयल जिसमें बहुत सारे लूप्स हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम रखें और जिस करंट को हमें मेज़र करना है उसको हम उससे पास करें, तो जो करंट मेज़र में करना है उसको क्या करें, कोयल से पास करें। ठीक है, तो कोयल के अंदर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण क्या होगा, कोयल एक डिफ्लेक्शन शो करेगी, कोयल डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो यदि हम उस कोयल के ऊपर एक पॉइंटर और एक स्केल को माउंट कर दें, लगा दें, तो क्या होगा, पॉइंटर स्केल के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा मूवमेंट, और डिफ्लेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना बड़ा करंट उतना बड़ा डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकें, करंट की वैल्यू को, करंट की प्रेजेंस को पता लगा सकें। ठीक है, और किस प्रिंसिपल पर काम करें कि ए लूप, एक करंट लूप प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फील ए टॉर्क। ठीक है, तो किस तरह का होता है आपका जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है या सस्पेंडेड कोयल्स हैं, वे किस टाइप के हैं, तो उसके दिखा दिए आपके पास, 2 टर्मिनल्स दिखा दिए, 2 मैग्नेट्स हैं। असलियत में जिस तरह की मैग्नेट्स ली आप ऐसे ना लेकर सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेंगे। ठीक है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो और फील्ड का डायरेक्शन हर बार कैसा हो, टेंजेंशियल हो। उसको आगे पढ़ लेंगे, अभी सिर्फ इसका प्रिंसिपल देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है यानी कोबाल्ट स्टील मैग्नेट है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो उनका ही होगा, और उसका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना तो उसको क्या कर देंगे, हम हॉर्सशू फॉर्म में ले लेंगे या सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लेंगे, जिससे कि मैग्नेट एक दूसरे के बहुत पास आ जाएं। जब मैग्नेट्स के पोल एक दूसरे के बहुत पास होंगे तो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जब जो ये पोल्स दूर होंगे तो फील्ड वीक होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या कर दें, इसको एक दूसरे के पास रखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक कोयल को सस्पेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर की हेल्प से हम सस्पेंड करें। फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर लेने का कारण क्या है, वो भी अभी जब हम आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा किस कारण से हमने ऐसा लिया, क्यों हमने और चीज़ को नहीं लिया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर की हेल्प से एक कोयल को सस्पेंड कर देंगे, जो किसके ऊपर माउंटेड होगी,
एक आयरन कोर के ऊपर। आयरन कोर लेने का बेनिफिट क्या है भाई, हमने बात कर दी। अब आयरन कोर, जो आयरन कोर है वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करती है अपने इनसाइड से। जब वो परमिट करेगी तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो इसलिए जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यानी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। और उसको एक स्प्रिंग की हेल्प से नीचे अटैच कर देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है आपके पास, ठीक है। इसमें मिरर्स इसलिए लगा हुआ है कि जिससे कि आप पता लगा सकें डिफ्लेक्शन के बारे में। देखो मेज़र करने के कई तरीके हैं, आप चाहो तो एक पॉइंटर और एक स्केल लगा दें। बहुत सी जगह मिरर की हेल्प से भी मेज़रमेंट किया जाए, क्योंकि अगर इसके सामने से एक लाइट आ रही होगी तो सीधा वापस आ रही होगी। अगर ये बैंड होगा तो लाइट भी क्या होगी, जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल के हिसाब से घूम के कहीं जाके गिरेगी, तो वही क्या होगा, इसके डिफ्लेक्शन को शो कर देगा। पढ़ाने हो भाई, मिरर घूमेगा तो क्या होगा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या, कोयल ने क्या दिखाया, कोयल अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुई, तो उससे डिफ्लेक्शन का पता चल जाए, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर हम करंट पास करेंगे और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ को निकाल सकेंगे, ठीक है जी। अब बात आई टॉर्क। यदि आप कोयल को रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क निकालने का तरीका आप पे आता है। कितना टॉर्क लगेगा भाई, जैसे ही मैंने कोयल को रखा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अभी तक आपने सिंगल लूप के लिए देखा था। सिंगल लूप के लिए क्या आया था टॉर्क, टॉर्क इजगल टू आया था IA/B साइन थीटा। इफ़ वी हैव एन ए कोयल, कोयल कैसे बनाया जाए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लूप्स। तो जिसमें बहुत सारे लूप्स हैं, मान लो उसके अंदर n लूप्स हैं, तो सब लूप्स कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल टॉर्क हो जाएगा n मल्टीपल। तो जो टॉर्क है वो n मल्टीपल हो जाएगा। तो टोटल टॉर्क फील बाय एन कोयल हु इज सस्पेंडेड इनसाइड एन मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द फास्फोरस ब्रोंज वायर, ठीक है। द टोटल टॉर्क फील बाय द कोयल इज NIAB sin phi, where the phi is the angle between the area vector and magnetic field। तो जो फाई है यहाँ पे, या थीटा जो भी आप लेते, अभी इन फाई लिया तो फाई की बात करेंगे, वो क्या है, जो कोयल आपने सस्पेंड किया है उसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई कोयल होगा तो उसका जो प्लेन होगा, कोयल का जो प्लेन होगा वो इस तरह से डिज़ाइन करा जाएगा कि वो उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस पर टोटल टॉर्क कितना होगा, जीरो। अब जब टोटल टॉर्क जीरो होगा तो वो तो घूमने तरह, तो इसको थोड़ा सा टिल्ड करके लगाओगे, थोड़ा सा घुमा के, जिससे कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई ना कोई एंगल हो और वो हर बार एक टॉर्क फील करता रहे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, अब क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ब्रॉन्ज वायर, और देखो यहाँ पे ब्रॉन्ज वायर के साथ और यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये पूरी की पूरी कोयल एक टॉर्क के कारण घूमना स्टार्ट करेगी, चलो हमने मान लिया वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरिया वेक्टर इनटू, इधर टॉर्क ही लग रहा है, टॉर्क से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे रोटेट होने की कोशिश कर रहा होगा ऐसे। तो जैसे ही ऐसे रोटेट होगा तो जो ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है उसके साथ क्या होगा भाई, यहाँ जो वायर है उसमें क्या होगा, क्या उसमें कोई एंठन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्या उसके अंदर एक ट्विस्टिंग होना स्टार्ट होगा, क्या वो वायर ट्विस्ट होगा। तो जैसे ही आपने देखा होगा, रस्सी को नीचे से पकड़े आप घुमाना स्टार्ट कर दो, रस्सी ट्विस्ट होना स्टार्ट करें, ट्विस्ट वो आप करते रहें, उसको रस्सी घुमाते रहें, एक टाइम आओ और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, हर बार फोर्स की वैल्यू क्यों बढ़ती जाए, क्योंकि वो अगर आप उसको छोड़ दें तुरंत अपने जो ऊपर उसके ऊपर आपने जितनी ट्विस्टिंग की थी या जितना ऐंठन दी थी वो सारी की सारी ऐंठन उतर जा रहा है। तो उसका कारण क्या था, क्यों ऐंठन उतर गया आपके ऐंठने के बाद, तो उसका मतलब क्या है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाह रहा है, यानी उसके अंदर एक ऐसा टॉर्क क्रिएट हुआ जो उसको ओरिजिनल शेप में लाना चाह रहा। उसी को क्या बोल रहे थे आप, रिस्टोरिंग टॉर्क, 11th में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब आप एक ब्रॉन्ज वायर को ट्विस्ट करेंगे, जैसे कि आपके पास ये वायर है और आप वायर को क्या कर रहे हैं, इस तरह ट्विस्ट कर रहे, तो वायर के अंदर भी क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो इस ट्विस्टिंग का अपोज करेगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे आप घुमाएंगे तो वहाँ
जो ट्विस्टिंग के कारण जो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ट्विस्ट पे, कितना ज़्यादा ट्विस्ट किया गया। और बेसिकली ट्विस्ट को हम किसकी फॉर्म से दिखावें, ट्विस्ट को किसके स्ट्रेंस के टर्म्स में दिखा सकें। आपने स्ट्रेंस पढ़ा, स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, कुछ याद है स्ट्रेन, कुछ पढ़ा हो ऐसा कुछ स्ट्रेन के बारे में। तो उस स्ट्रेन को क्या बोल रहे हैं हम, टॉरिशनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो इसी कारण वायर के अंदर एक जो रिजिडिटी हो गए, इसके कारण वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश करती रहे, अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती रहे। तो उस टाइप की रिजिडिटी को हम क्या बोल रहे हैं, टॉरिशनल रिजिडिटी। तो उसको आप बोलते हैं क्या, टॉरिशनल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास एक टॉरिशनल रिजिडिटी होगी, जैसे क्या करने की कोशिश करेगी, इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पे जो टॉरिशनल जो टॉर्क है, मतलब रिस्टोरिंग जो टॉर्क है वो भी इंक्रीज़ होगा। और हर बार जब आपकी कोयल पे आप फोर्स बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा के उस किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क होगा। यानी कोई भी चीज़ कब तक घूमती रहेगी, यदि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे कि ये चलो एक वायर इसमें नीचे में नहीं लगा रखा है डंडा, मैं इस डंडे को क्या घुमा रहा, इस तरह मैं इस डंडे को घुमा रहा, तो जैसे ही मैं डंडे को घुमाऊंगा तो इस वायर के अंदर क्या आ जाएगा, एंठन आएगा। और वो एंठन आने के बाद वो क्या करेगा, इसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो हर पॉइंट पे जब ये रुकेगा, इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क और एक्सटर्नल टॉर्क आपस में इक्वल होंगे तो ही रुकेगा, नहीं तो जोन सा बड़ा होगा उसको घुमा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी। जो आपका टॉर्क एक्सपीरियंस किया कोयल ने, वो किससे कंट्रोल हो रहा होगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। यानी टॉर्क इन ए कोयल इज इक्वल टू द, फॉर द बैलेंस कंडीशन, द टॉर्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द, या एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अब रिस्टोरिंग टॉर्क को, या जो यहाँ पे आपके पास टॉरिशनल रिजिडिटी है, इसकी टर्म्स में कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो इसके टर्म्स में डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करें, रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग। जितना ज़्यादा ट्विस्ट, देखिए यहाँ पे फाई ले रखा है तो यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, यानी प्रणाम सर, तो हम बात कर रहे थे रिस्टोरिंग टॉर्क की। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग। लेट वी हैव वी डिफाइन ट्विस्टिंग को कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, जैसे कि हमने मान लिया कितना, थीटा मान लिया, अच्छा यहाँ फाई मान लो तो यहाँ पे थीटा मान ली। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे आप, तो यहाँ पे आएगा एक c इंटू थीटा, या बहुत सी जगह k यूज़ किया जा रहा है, जैसे यहाँ ऊपर k यूज़ किया है, आप k इंटू थीटा। तो ये जो वैल्यू है k या c, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, ट्विस्ट टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यानी पर यूनिट ट्विस्ट के लिए कितना टॉर्क होगा, या इसी को आप बोलेंगे टॉरिशनल रिजिडिटी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, टॉर्क पर ट्विस्ट। ठीक है, तो आपसे बोल सकते हैं टॉर्क पर ट्विस्ट और टॉरिशनल रिजिडिटी, कुछ भी बोल लोगे, दोनों चीज़ काम करेंगे। तो जब बैलेंस कंडीशन की आप बात कर रहे हो तो हर बार क्या होगा, ये टॉर्क इक्वल होगा किसके, फॉर द इक्विलिब्रियम द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कोयल इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। सो I इज इक्वल टू k अपॉन NAB साइन फाई इंटू अल्फ़ा। देखो अब यहाँ पे इन्होंने इस अल्फ़ा लिया, मैंने थीटा लिख दिया था, आप जो चाहो वो ले लीजिएगा, अल्फ़ा लिखोगे अल्फ़ा ले लीजिएगा, थीटा लिखोगे थीटा, फिर हर जगह सेम रखिएगा, ऐसा नहीं कहीं थीटा लिख जाए कहीं अल्फ़ा लिखा जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि आप देखें तो I इज इक्वल टू k अपॉन NAB साइन फाई इंटू अल्फ़ा। जो ये वाला जो सिस्टम है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ k इज़ डिपेंड ऑन द मटेरियल, मटेरियल इज नॉट चेंज सो इट इज़ कांस्टेंट।
यानी के क्या है, टॉरिशनल रिजिडिटी, और ये किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी। नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द गिवन कोयल इज आल्सो कांस्टेंट। एरिया डिपेंड ऑन द कोर यूज इन कोयल के अंदर जो कोर है उस पर डिपेंड करेगा, जितनी बड़ी कोयल वो कोर होगा उतना ही एरिया होगा, तो ये भी कांस्टेंट होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से लगाया वो भी कांस्टेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट होगा, बट साइन फाई इज नॉट बी कांस्टेंट। जैसे जैसे रोटेट होगा फाई की वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, तो फाई इज नॉट द कांस्टेंट। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू द एल्फा अपॉन फाई। जबकि हमें क्या चाहिए था, अभी हमने क्या बोल रहा था कि आई प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, ट्विस्टिंग के। ट्विस्टिंग क्या है, अल्फ़ा। तो हमारा आई जो अल्फ़ा के इक्वल आना चाहिए था, अल्फ़ा के साथ ना आके किसके साथ, अल्फ़ा अपॉन साइन फाई के इक्वल आया, मतलब प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं कैसे, प्रोपोर्शनल है। तो यानी इसका मतलब क्या गड़बड़ हुई, उस चीज़ गड़बड़ को हमें ठीक करना पड़ेगा, यानी हमें कुछ भी करके इस साइन फाई की वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखा कि क्या ऐसा करें कि इस साइन फाई की वैल्यू को हम कांस्टेंट कर दें। तो हम इसी के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल कॉइल्स। ठीक है, कुछ इस शेप की, ठीक है, नीचे तक जाती हुई ऐसे बड़ी बड़ी सी इस तरह की सिलेंड्रिकल कॉइल्स हम यूज करेंगे इसके अंदर। सिलेंड्रिकल कॉइल्स यूज करने का फ़ायदा क्या होगा, और अंदर कोर यूज़ करेंगे सॉफ्ट आयरन की। तो दो चीज़ यूज़ करने का एक ही बेनिफिट है कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। वो रेडियल हो जाएगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। तो जो एरिया वेक्टर है उसके हर बार कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब एरिया वेक्टर के हर बार मतलब ऐसा होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो हर बार परपेंडिकुलर होगा, और जो एरिया परपेंडिकुलर होगा वो क्या कर रहा होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगा रहा होगा। तो हम बात किसकी करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क की। ठीक है, तो मेनली हमारा पर्पज़ क्या हुआ है, यहाँ पे साइन फाई को कांस्टेंट या यूनिट करने के लिए हम जो कॉइल्स हैं उनके अराउंड जो मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं उनको हम लेंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और उनको किस तरह कट करेंगे, जो कर्व्ड फॉर्म हो। सिलेंड्रिकल होगा तो कर्व्ड होगा ना अंदर से, जिसके कारण कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ साइन फाई। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब साइन फाई भी नहीं, अगर आपसे पूछ ही ले मैं कि हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोयल्स ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप बताओगे टू मैक्सिमाइज द टॉर्क। एक सिंपल सी बात, टॉर्क मैक्सिमाइज कब होगा, व्हेन साइन फाई इज इक्वल टू 1, बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फाई इज 1। समझ रहे हैं मैग्नीट्यूड में। अब प्लस माइनस 1 की बात ना करिए, क्योंकि अब यहाँ टॉर्क को प्लस माइनस में नहीं ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसे मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन फाई को मैक्सिमम करने के लिए, सो द मेन पर्पज ऑफ यूज द सिलेंड्रिकल कोयल टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल विच मैक्सिमाइज द टॉर्क। जो क्या करेगा, टॉर्क को मैक्सिमाइज कर देगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा अब निकल के कि आई प्रोपोर्शनल टू द एल्फा। तो इसके हेल्प से हमारे पास क्या हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल टू द एल्फा। हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो आई मेज़र करना था विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टिंग। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, क्यों ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करी गई, तो वही बात हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। जो ये मैग्नेट्स हैं ना आपको जो दिखाई दे रही, ये ऊपर से दिखाई दे रही। देखो हम क्या करें कि हम कोयल की ना लंबाई को ज़्यादा रखना चाहें, उसकी चौड़ाई को कम रखना चाहें, जिससे कि जो मैग्नेट्स हैं ना एक दूसरे के पास रहें। जब ये पास रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरा चीज़, उसके अंदर हम आयरन कोर यूज़ करें इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में यूज़ करें आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। उससे क्या फ़ायदा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो जाए, रेडियल हो जाए। तो रेडियल रहे तो क्या बेनिफिट हुआ हमें, ये बेनिफिट हुआ है कि हर बार जो हमारी कोयल है उसके प्लेन के जो उसका एरिया वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी हमें हर बार मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क है वो कैसा मिलता रहे, मैक्सिमम। तो टॉर्क कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ रहे, देखो इन्हें क्या दिया, द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, नॉट एरिया, प्लेन। area vector is perpendicular to the plane, so the angle between the magnetic field and area vector is 90.
ठीक है, वैल्यू पुट करो तो आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू एल्फा, सो आई इज इक्वल टू जी एल्फा, वेयर जी इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, देखो आपने फास्फोरस ब्रॉन्ज जो वायर है यूज किया, आप चाहो तो क्वार्टर्स वायर भी यूज कर सकें। जैसे क्वार्टर्स वायर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोरिशनल रिजिडिटी है या ट्विस्ट वो क्या बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट यानी के, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो डिपेंड ऑन द मटेरियल। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू के की वैल्यू हो वो डिपेंड करे, देखो ऊपर वाले स्ट्रिप्स पे और नीचे एक स्प्रिंग है उस पर भी, दोनों की चीज़ के एक साथ कॉम्बिनेशन हुए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकें, आई इज इक्वल टू जी एल्फा। समझ पा रहे? तो अब क्या होगा, जैसे ही आप क्या करेंगे स्केल लगा दें, इन ये मिरर की हेल्प से कर रहे, देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंटर लगा सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे आप इतना बड़ा सिस्टम ना करके यहाँ पे इस तरह का स्केल लगा दें, ये स्केल हो गया, और उसके ऊपर यहाँ एक पॉइंटर लगा दें और उसमें ऐसे पॉइंटर लगा दें, तो जैसे जैसे रोटेट होगा पॉइंटर इस पर चलेगा तो हम सीधा डायरेक्ट मेज़र कर पाएंगे। अगर आप क्या यूज करना चाह रहे हैं, आप मिरर यूज करना चाहे तो मिरर के हेल्प से भी मेज़र कर सकें। ठीक है, वो बता ही दिया था मैंने कैसे रिफ्लेक्शन से मेज़र होगा, वो स्केल पे चलता रहेगा और आप उसके हेल्प से निकालते रहेंगे, क्योंकि अगर वो अल्फा एंगल ट्विस्ट होगा तो टोटल आपको तो कितना दिखाई देगा एंगल एक, क्योंकि आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का रूल क्या है कि जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, इसलिए आपको कितना मिलेगा हर बार चेंज 2 अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर के बारे में। वर्किंग क्या है अब आप लिख सकें, पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, आप पूरा बतावेंगे कि इसका जो भी अभी तक हमने पीछे देखा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाएंगे कि हमारे पास एक टी पॉइंट है, ठीक है, और एक नीचे T2 पॉइंट है, यहाँ LS पोल रखा जिसको उसको आप T2 मान सकें, उसके बीच में कोई बैटरी लगी हुई है, जो करंट हमें मेज़र करना है वो करंट लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रिप दिखाएंगे, एक कोयल, एक जो ये है ना, आप इसको ना कोशिश रखिए सिलेंड्रिकल बनाने की, इनको ऐसे सिलेंड्रिकल बनाइए, तो ये ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपके पास क्या होंगे, मैग्नेट्स होंगे, और अंदर जो ये है कैसा होना चाहिए, ये भी सिलेंड्रिकल होना चाहिए, और उस सिलेंडर पर लिपटा हुआ क्या होगा आपके पास। अब कहोगे सिलेंडर पे कैसे लिपटा, देखो ये एक चलो पीछे अगले वाले पे दिखा रहे हैं, उसमें दिखाना आसान हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये सिलेंडर है, ये क्या सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, इस पर ऐसे लिपट देंगे हम वायर्स को, समझ रहे हैं ना, वायर्स ऐसे लिपटा उड़ोगे। और वायर कैसी होनी चाहिए, आपस में जो वायर हैं वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, यानी उनके ऊपर क्या करेंगे आप, उनके ऊपर इंसुलेशन कर देंगे, जिससे कि एक वायर दूसरी वायर को टच ना करे। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या मतलब रह गया नंबर ऑफ टर्न्स का, एक टर्न दूसरे टर्न से टच हो गया तो वो तो कंडक्टर है, वो तो सिंगल टर्न बन गया। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स यदि हमें दिखाना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर वायर एक दूसरी वायर से अलग होना चाहिए, तो उसमें हम क्या डाल देंगे, कोई भी इंसुलेटर डाल देंगे, जैसे कि हम वार्निश यूज करें, नॉर्मली हम वार्निश यूज करें, ठीक है ना, तो उसके हेल्प से हम क्या कर देंगे, उन्हें इंसुलेटेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप दिखा देंगे क्या, नंबर ऑफ टर्न्स दिखा देंगे, स्प्रिंग दिखा देंगे, ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप बता देंगे। ठीक है, फिर आप इसमें प्रिंसिपल मैंने बोल ही दिया, प्रिंसिपल क्या है, और उसके बारे में लिख देंगे, व्हेन करंट इज पास्ड देन इट फील एन टॉर्क, इट रोटेट सम एंगल, व्हेन इट रोटेट बाय एंगल अल्फा देन द total torque on the body is NIAB sin phi, where the phi is the angle between the area vector and magnetic field, and the restoring torque is proportional to the twist. If the twist in the wire is or twist in coil is, जितना coil twist होगा उतनी wire twist होगा, let the twist in a coil is alpha, then restoring torque is equal to K alpha, where K is the torsional rigidity, और क्या लिख सकते हैं उसमें, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इस तरह आप इस चीज़ को पूरा का पूरा लिखेंगे, फिगर भी बनाएंगे। सबसे पहला काम होगा आपका क्या, फिगर बनाना, फिर उसके बारे में क्या करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन बताएंगे, प्रिंसिपल बताएंगे, वर्किंग बताएंगे उसकी, और उस वर्किंग के हेल्प से आप क्या जनरेट करेंगे, ये फार्मूला जनरेट करेंगे। आप बताएंगे क्यों हमने इसके अंदर इसको लिया एज एन ए रेडियल फॉर्म। ठीक है ना, तो किसके लिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए है, और यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकाल दिया। कैसे मेज़र करेंगे, आप चाहो मिरर के हेल्प से या सीधा उस पर क्या लगा के एक स्केल और एक पॉइंटर माउंट करके भी आप इसके बारे में बता सकते हैं।
अब हमने बना तो दिया, अब हमें देखना है इसकी सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी क्या हो, ये चीज़ बहुत बच्चे भूल जावे, या शायद हो सके कि मैं ऐसा बच्चा रहा हूँ कि मेरे समझ में कम आया शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे मैं इस चीज़ को सही समझ पाया। शुरुआत में मेरे समझ में नहीं आया था, हो सकता है आपके शुरुआत में समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ। तो आप किसी को भी सेंसिटिव कब बोल रहे हैं, यदि अपनी क्लास की बात हो, अपनी लाइफ में जिसे छोटी छोटी बात भी महसूस हो जाए, यानी जो छोटी सी बात में बहुत बड़ा चेंज कर देवे अपने अंदर, ऐसे बच्चों को सेंसिटिव बच्चा कहा जाए। और जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, कितनी बात सुना लो, बेशरम टाइप के हुए, ठीक है। तो दो टाइप के बच्चे हैं। तो जो सेंसिटिव टाइप है वो क्या होता है कि एक छोटी सी वैल्यू के साथ वो बहुत बड़ा चेंज कर देवे। तो हमारे पास यहाँ छोटी वैल्यू किसकी मेज़र करी जाए, किसकी वैल्यू मेज़र कर रहे हैं, करंट की। और चेंज क्या हुआ है, ट्विस्ट। तो यानी वो छोटे से चेंज इन करंट के लिए कितना बड़ा ट्विस्ट कर दे, कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। बट ट्विस्ट का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन इन पॉइंटर कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यानी छोटे से करंट चेंज के लिए वो बड़ा डिफ्लेक्शन शो करेगा, या छोटे से करंट के लिए वो बड़ा डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट्स मीन्स द गैल्वेनोमीटर इज़ मोर सेंसिटिव। सो द सेंसिटिविटी इज़ डिफाइंड बाय बोथ, ऐसे लिख देंगे, करंट की है तो आई लिख देंगे, एस आई इज इक्वल टू, तो वो कितनी होगी, ट्विस्ट अपॉन आई। देखो यहाँ से पता लग रहा, इफ़ आई इज स्मॉल देन एस इज मैक्सिमम, इफ योर ट्विस्ट इज ग्रेटर देन एस इज मैक्सिमम। तो दो ही कंडीशन है कि क्या होवे, स्मॉल करंट के लिए बड़ा हमें क्या मिले, डिफ्लेक्शन मिले, तो क्या बोला जाएगा, करंट सेंसिटिव बोला जाएगा। अब इसको कैसे निकाल लेंगे, चलो भैया निकालते हैं इसको, ये लीजिए। अब हमें क्या निकालना, अल्फा अपॉन आई निकालना। तो अभी आपने क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, आई की वैल्यू निकाल ली थी, उस आई की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। क्या था, के अपॉन एन ए बी इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो क्या मिला आपको, एन ए बी बाई के। तो जो सेंसिटिविटी ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो कितना होगा, अल्फ़ा अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। अब आपको क्या निकालना, वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि हम इसे वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकें, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब अल्फ़ा अपॉन वी लिखेंगे, स्मॉल वोल्टेज के लिए बड़ा डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अल्फ़ा अपॉन वी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी बाय द ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, पुट कर दो, वी इज इक्वल टू आई आर। और जैसे वी इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन था आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू अल्फ़ा, तो वो होने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, सिर्फ आर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो आपके पास सेंसिटिविटी में क्या होगा, एन ए बी अपॉन के आर। तो एक तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी और एक होगी आपके पास करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। कन्वर्जन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कन्वर्जन भी पढ़ना है, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हम सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज़ करें। तो आप ध्यान से देखो, अल्फ़ा अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा भाई, यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। यदि हम एरिया बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप एरिया बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बड़ा कोयल रखोगे तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यदि आप उसे इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी के लिए भी हम जो वैल्यू चेंज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जब बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे तो देखो उनका एरिया भी डिफरेंट हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो इसके लिए उसका इनर्शिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बहुत सारी वैल्यूज़ फैक्टर चेंज हो जाएंगे। तो हम हर चीज़ को लिमिटेड चेंज कर सकें कि यदि हम n बढ़ा रहे तो कितना बढ़ावें, क्योंकि n बहुत ज़्यादा बढ़ा। देखो अगर आप देखें करंट सेंसिटिविटी में, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी। और वैल्यू ऑफ के क्या बोल लेंगे इसको, टॉरिशनल रिजिडिटी को अगर आप क्या कर दें, कम कर दें। क्यों हमने ब्रॉन्ज को यूज किया, फास्फोरस ब्रॉन्ज, क्योंकि उसका जो टॉरिशियल जो रिजिडिटी है वो बहुत कम हो गया, उसकी टॉरिशियल रिजिडिटी कम होने के कारण वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। इसीलिए ऐसे ही क्वार्टर्स है वो भी ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के लिए इसको यूज़ किया गया और किसी कारण से यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को कि इनकी बढ़ाने का भी एक लिमिट होगा। देखो जो बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, जब आप एरिया ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिव बढ़ाने की भी एक लिमिट है।
उससे ज़्यादा आप उसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। और आगे देखेंगे आप वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक और बात है, यदि आप उसमें ध्यान से देखो तो उसमें रेजिस्टेंस भी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट होगा कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी गैल्वेनोमीटर की यदि हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ावें तो क्या उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो आप लिखेंगे ऐसा होना हर बार ज़रूरी नहीं है। समझ रहे ना, अगर किसी भी जगह गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ी तो ज़रूरी नहीं है उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया होगा तो उसके कारण रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया होगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ कहाँ है, रेसिप्रोकल में है, तो वो क्या कर रहा होगा, सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ टर्न्स से सेंसिटिविटी बढ़ाई होगी वो उससे डिक्रीज भी होगी, तो बहुत सी बार ऐसा भी उससे कैंसिल आउट भी होगी पूरी की पूरी। तो ऐसा आप क्या कहेंगे, ऐसा होना हर बार होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है पर हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेडियल के ऊपर पूछा जा सकता है, करंट सेंसिटिविटी के ऊपर पूछा जा सकता है कि करंट सेंसिटिव बढ़ेगा तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसका अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले जो हमारा टॉपिक है उसमें मिलेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे वो, पर हम उसे अगली बार ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करेंगे या वोल्टमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।